देखो दीर्घवृत्त में होता क्या है। आइए सर। तो दीर्घवृत्त के लिए बताइए क्या हो रहा है। बस पढ़ाई हो रही सर। देखो बेटा, दीर्घवृत्त के लिए हमने इसको ऐसे खींचा। देखो दीर्घवृत्त है क्या, मैं आपको पहले एक सामान्य भाषा कह लो या फिर एक जनरल रोज की लाइफ से जुड़ी हुई भाषा के हिसाब से बताता हूँ। चलो, इसको आप बाद में समझे, पहले आप सामान्य भाषा समझे। अगर आप एक खूंटा यहाँ गाड़ दो और इसमें एक रस्सी बांध के ऐसे यहाँ एक गाय बांध दो, और गाय जो घास चरेगी उसकी जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? वृत्त, यानी सर्कल। ये बात सभी को पता है। अब क्या करा हमने, दो खूंटे गाड़े ऐसे, ये एक यहाँ और एक यहाँ, दो खूंटे गाड़े, और इनसे इन दो खूंटों की जितनी दूरी है उससे एक बड़ी रस्सी ऐसे बांध दी इनमें। जब एक बड़ी रस्सी इनमें बांधी, अब चाहे तो ये कह लो कि यहाँ एक गाय बांध दो इसमें, और गाय को बांधने में यहाँ एक ऐसा कुंडा लगाओ ताकि ये रस्सी खिसक सके। ठीक है बेटा? तो जब ये खिसक सकती होगी तो खिसकती हुई ऐसे चलेगी, ऐसे गाय, इस तरीके से अंडा आकार बनेगा इस बार। अगर गाय से समझ में नहीं आ रहा तो आप पेपर पे चलो। पेपर पे आपने दो पिन ऐसे गाड़ी, और दो पिन गाड़ के आपने एक धागा लटका दिया ऐसे इनमें ढीला, और उस धागे में आपने यहाँ एक उंगली फंसाई, यहाँ यहाँ उंगली, ताकि वो उंगली के ऊपर स्लिप होता रहे। यहाँ एक उंगली फंसाई और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, तो बेटा वो कुछ इस तरीके से आएगा, अंडा आकार। तो ये क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त। तो मैंने आपको दो रियल लाइफ के उदाहरण बताए कि दीर्घवृत्त होता क्या है, लेकिन बेटा खाली रियल लाइफ के उदाहरण से तो समझ में नहीं आएगा। रियल लाइफ के खाली उदाहरण मैं आपको बताता रहा हूँ दीर्घवृत्त के, उनसे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको गणित की भाषा में बताऊंगा कि गणित की भाषा में दीर्घवृत्त होता क्या है, इलिप्स होता क्या है। ये तो होगी नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ में मैंने पहला बताया आपको कि आपने एक खूंटा यहाँ गाड़ा, एक खूंटा यहाँ गाड़ा, और गाय, ये जो रस्सी थी लटकती हुई, इसमें गाय का कुंडा लगा दिया और गाय कुछ अंडा आकार में इस तरीके से चल लेगी, हो गया दीर्घवृत्त। या आप एक कार्डबोर्ड लो और कार्डबोर्ड पे दो पिन लगाओ, एक यहाँ और एक यहाँ, और इन पिन में एक लंबी सी रस्सी बांधो, बहुत लंबी भी नहीं, और उसमें आप उंगली या पेंसिल ऐसे फंसाओ ताकि वो स्लिप होती रहे। यहाँ आप उंगली या पेंसिल फंसाओ ताकि वो स्लिप होती रहे, और ऐसे घुमा दो उसको, तो ये क्या आएगा? एक अंडाकार आकृति। इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त। अब बेटा हम मैथ की भाषा में चलते हैं। ये तो सारी भाषा आपकी समझ में आ गई। अब मैथ की भाषा में कुछ इस तरीके से मैं आपको दीर्घवृत्त बताऊंगा। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इसको आपने लिखा एक्स, इसको आपने लिखा एक्स डैश, इसको आपने लिखा वाई, इसको लिखा वाई डैश। ये हमने दो फिक्स पॉइंट ले लिए आपके। पहले पॉइंट को मैंने F1 से माना, दूसरे पॉइंट को मैंने F2 से माना, ये F2। देखो बेटा दीर्घवृत्त है क्या? ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, ये बिंदु, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दो फिक्स बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहता हो। कहने का मतलब कि भाई ये एक आकृति बनी इस तरीके की, ऐसी। भाई मोबाइल पे थोड़ी बनानी मुश्किल सी भी है। तो यहाँ इसका क्या है कि ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, मैं एक उदाहरण से ही तो बताता हूँ। मान लो ये है एक बिंदु P, ये एक बिंदु P है, और जिसके निर्देशांक आपने क्या लिए? एक्स वाई। तो बेटा इस P से F2 और P से F1 की दूरी, यानी मैं यहाँ अगर लिख दूं PF1 प्लस PF2, तो ये क्या होगी? दूरी अचर होगी बेटा। अगर मैं P के बाद यहाँ Q ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ एक बिंदु Q लिया, तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, Q से आप F1 की दूरी और Q से आप F2 की दूरी, तो बेटा ये आ गया आपके पास QF1 प्लस QF2, और ये भी क्या होगी? अचर। तो यानी कहने का मतलब फाइनली जो आपकी समझ में आया कि भाई दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है, कैसे बिंदुओं का समुच्चय? जिनकी इन दो फिक्स बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहता हो। तो बेटा मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों की। आया समझ में? एक बार बोल के मुझे बताओ, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चलो अभी मैं इसके बारे में और बताता हूँ तुम्हें। तो अभी तक आप लोग समझ पाए कि दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है
जिनकी दो फिक्स बिंदु से दूरी, यानी अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी F1 और F2 का जो टोटल है वो उतना ही रहेगा। उतने से मतलब मान लो 10 है वो, तो 10 ही रहेगा। अगर आप यहाँ कोई बिंदु लेते हो तो यहाँ से भी F1 और F2 का जो टोटल है वो क्या रहेगा, फिक्स। मैंने नीचे लिख भी लिया कि अगर आप दीर्घवृत्त पर दो बिंदु लेते हो पी एक्स वाई, सपोज करो पी, तो पी F1 प्लस पी F2 का जो टोटल है वो आपका क्या रहेगा, अचर। ओके, अच्छा। कांस्टेंट रहेगा। अब बात आती है कि वो अचर है कितना। अब हमने क्या किया कि बेटा ये जो अचर डिस्टेंस है ये हमने कितनी ले ली, 2a। अचर का मतलब ये जो हमारी रस्सी थी लटकी हुई, भाई पी F1 प्लस पी F2, अगर आप रस्सी वाली बात करते हैं यहाँ सी या धागे वाली बात करते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो मैंने कितनी ले ली, 2a। ओके, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही। और मैं इस p को यहाँ ले आया, यहाँ मैंने यहाँ y एक्सिस पे जहाँ इसने इसको कट किया मैं इसको यहाँ ले आया। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो यहाँ लाने का मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ लाने का मतलब ये हुआ कि आधी रस्सी तो इधर की साइड होगी और आधी रस्सी इधर की साइड होगी। तो बेटा जब आधी रस्सी इधर है तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर, यानी ये भी आपकी ए होगी और ये भी आपकी ए होगी, दोनों तरफ ए होगी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आई होगी। अब थोड़ी सी हम थ्योरी के अनुसार कुछ पॉइंट्स में इसके क्लियर कराता हूँ और इसमें थोड़ी ज्यादा होगी, मैं अभी मिटो के दोबारा बनाता हूँ। देखो, आपने अभी अभी जो पढ़ा कि दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है, कैसे बिंदुओं का समुच्चय, मैं डॉट डॉट करता हुआ जा रहा हूँ, ये सारे बिंदु हैं, सारे बिंदु से मिलकर लाइन बनी, जिनकी दो फिक्स बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहता है। तो बेटा ये जो फिक्स बिंदु है ये दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाती हैं। तो पहला जो पॉइंट आप हेडिंग डालोगे नाभियां, पहले में तो आप परिभाषा लिखोगे जो मैंने बोल दी, उसके बाद अगला हेडिंग आप डालोगे नाभियां, फोकी। तो फोकी क्या है कि परिभाषा के अनुसार वो जो फिक्स बिंदु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाभियां। बेटा नाभियां क्लियर होगी आपकी। अब आती है नाभियों के बाद कि इन नाभियों का मध्य बिंदु। तो ये जो नाभियों का मध्य बिंदु है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 0 0 है और इसको आप ओ से भी लिखते हो। तो नाभियों का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त का केंद्र। तो बेटा नाभि आपको क्लियर होगी, दीर्घवृत्त का केंद्र आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक की O से लेके F1 तक की जो दूरी है वो कितनी मानता हूँ, C। O से लेके F1 तक की जो दूरी है वो मैं कितनी मानता हूँ, C। तो बेटा F1 का जो निर्देशांक होगा वो होगा C0 और F2 का जो निर्देशांक होगा वो होगा -C0। ये भी बात समझ में आ गई होगी कि भाई F1 का जो निर्देशांक है वो होगा C0, F2 का होगा -C0, क्योंकि ये दूरी इधर की C है तो इधर की भी कितनी होगी बेटा, ये वाली भी इधर की आपकी कितनी होगी, C। तो बेटा पहला जो पॉइंट था नाभियों के निर्देशांक आपका क्लियर हो गया, C0 -C0। नाभिया होती क्या है वो परिभाषा मैं आपको बता चुका, केंद्र क्या होता है वो मैं आपको बता चुका, ठीक है। अब आता है अगला हेडिंग, नाभियों के बीच की दूरी। तो बेटा नाभियों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, F1 F2, वो होगी आपकी 2C। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब मैं और बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ी काफी चीजें हैं इसमें बेटा, एक महीना। तो ये हमारा क्या था, दीर्घवृत्त। ये इस तरीके से आपने क्या बनाया, दीर्घवृत्त। ये बेटा आपका F1 था, ये आपका F2 था, इट इज F1 और इट इज F2। तो बेटा नाभियों के बीच की दूरी मैं आपको लिखवा चुका कि F1 F2 और बराबर आ गया 2C। नमस्कार। तो F1 F2 इज इक्वल टू 2C, यानी नाभियों के बीच की दूरी। और बेटा ये जो पूरी इस रस्सी की जो लंबाई थी, यानी मैं एक पिछले चित्र में यहाँ एक पॉइंट लिया था मैंने, यहाँ y एक्सिस पे जहाँ दीर्घवृत्त काट रहा है, तो यहाँ से बेटा F1 और F2, भाई पूरी रस्सी जो थी जिसको आपने घुमाया उसकी लंबाई कितनी थी, 2a। तो बेटा ये इधर कितनी होगी, a, और ये इधर कितनी होगी आपकी a। ओके, यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को। जब ये a है, अगर मैं इस पूरी रस्सी को खोल दूं, यानी यहाँ से खोल के यहाँ से खोल के और इस सिरे को यहाँ ले आऊं, इस सिरे को यहाँ तक ले आऊं, ध्यान देना मेरी बात पे, इस F1 से खोल के मैं यहाँ ले आऊं, यहाँ तक आएगी रस्सी,
F2 को खोल के यहाँ तक ले आऊं, यहाँ तक आएगी रस्सी। तो बेटा ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका ए डैश। तो ए के जो निर्देशांक होंगे वो कितना होगा A0, और बेटा ए डैश के जो निर्देशांक होंगे वो होगा -A0। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये होता है दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष। तो बेटा दीर्घवृत्त का अगर मैं दीर्घाक्ष की बात करूं, ठीक है, मेजर एक्सिस, तो दीर्घाक्ष कितना हुआ आपका ए डैश। और दीर्घाक्ष होता कौन सा है? जिस पे हमारी फोकी होती है, नाभिया। तो बेटा दीर्घाक्ष की जो परिभाषा होगी क्या, कि जिस अक्ष पर दीर्घवृत्त की नाभिया स्थित होती है, आप लिखेंगे हेडिंग दीर्घाक्ष। तो दीर्घाक्ष क्या है? दीर्घवृत्त की नाभिया जिसके ऊपर स्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं? उस अक्ष को दीर्घाक्ष। और दीर्घाक्ष की जो लंबाई होगी ए डैश बराबर 2a। तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रही है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है भाई, ध्यान कंसंट्रेट होकर समझना सभी बच्चे। वैसे रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो बेटा दीर्घाक्ष आपकी समझ में आ गया, और दीर्घाक्ष के जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी आपकी समझ में आ गया। दीर्घाक्ष के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके +-a और 0। तो दीर्घाक्ष के निर्देशांक भी आ गए, दीर्घाक्ष की लंबाई भी आ गई। एक होता है बेटा लघु अक्ष। तो देखो लघु अक्ष, लघु अक्ष ये होगा बेटा छोटे वाला अक्ष, तो बी डैश। तो लघु अक्ष क्या हुआ? बी डैश। तो लघु अक्ष की अगर परिभाषा ये पूछे तो क्या है कि भाई दीर्घवृत्त के केंद्र, इट इज सेंटर ओ, दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष जो दीर्घाक्ष पर लंब हो। ध्यान से सुनना, दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष जो दीर्घाक्ष पर क्या हो? लंब हो, तथा दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटता हो, उसको क्या बोलते हैं? लघु अक्ष। वो कितना हुआ? बी डैश। आप किताब से भी लिख सकते हैं परिभाषा। तो बेटा बी डैश की लंबाई क्या होती है? देखो यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो दूरी कितनी आई थी? टोटल ए। ओके, ओ से लेके ए तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? ए। और ओ से लेके F1 तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? सी। याद करो पिछले चित्र को भाई, किसी को यहाँ समझने में दिक्कत हो रही कॉपी रखो भाई अपने पास। और बेटा ओ से बी तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? बी। ये होगी बी। तो अगर ये बी है तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे 0b, और बेटा बी डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे 0 - b। अरे निर्देशांक सबकी समझ में आ रही क्या क्या होंगे? तो ये हुआ 0b और ये हो गया 0, -b, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है? 0। तो बेटा लघु अक्ष क्या होता है? b डैश। लघु अक्ष की परिभाषा मैं आपको बता चुका, और लघु अक्ष की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2b। और लघु अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे? 0, +-b। +-b का मतलब एक हो जाएगा आपका +b और एक हो जाएगा -b। तो ये हो गया आपके दीर्घ अक्ष के कोऑर्डिनेट। तो मेरे हिसाब से लघु अक्ष आप लोग समझ चुके, दीर्घ अक्ष आप लोग समझ चुके, केंद्र आप लोग समझ चुके, नाभिया आप लोग समझ चुके, दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी है वो आप समझ चुके, ठीक है भाई। और लघु अक्ष की लंबाई कितनी है वो आप लोग समझ चुके। तो अब हमारे पास आता है ए बी सी के बीच में संबंध। बेटा यहाँ चित्र में आप ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस, पहली बात तो ये देखो आप, ये कितना है? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज BOF1 से। ध्यान से देखो बेटा, या मिटो के अलावा दोबारा बना दो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा है ही ना ये लंबा। ये बनाया मैंने फिर से ऐसे। तो बेटा ये क्या थे? F1, आप याद करो इसको। और ये था O, और F1 तक की जो दूरी थी इसकी वो कितनी थी? C। और बेटा ये जो दूरी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप क्या लिखते थे? B। ये B। और ये जो दूरी थी आपकी ये कितनी थी? A। और बेटा ये दूरी कितनी थी आपकी? B। O से लेके B तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? B। और ये था समकोण त्रिभुज। मैंने उस चित्र में से काफी कुछ निकाल लिया। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि A² बराबर B² और प्लस आ गया आपके पास C²। तो ABC के बीच में जो संबंध आया वो आया A² बराबर B² + C²। इसको कॉपी में आप नोट कर लेना। तो बेटा काफी कुछ थ्योरी मैंने लिखवा दी। अब हमारे पास एक दो टॉपिक और रह गया इसका। एक होती है दीर्घ
वृत्त की समीकरण कैसे बनेगी। जैसे आपकी परवलय की समीकरण बनी थी, ऐसे ही दीर्घवृत्त की समीकरण बनेगी यहाँ कैसे। तो बेटा इसके लिए मैं आप एक साफ सा चित्र यहाँ बनाता हूँ ऐसे। आप ध्यान करो, इट इज F1। F1 के जो निर्देशांक हैं वो है बेटा c,0। इट इज F2 और F2 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है बेटा -c और 0। और मैंने क्या करा, एक पॉइंट दीर्घवृत्त के ऊपर ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया जिसके निर्देशांक कितने हैं x y। ओके, तो बेटा P से F1 तक की दूरी और P से F2 तक की दूरी का जो टोटल है वो कितना है 2a। तो आप लोग अभी अभी समझ पाए कि दीर्घवृत्त की परिभाषा से PF1 प्लस PF2 और इज इक्वल टू अचर। अचर दूरी कितनी थी, वो 2a। अचर का मतलब वो जो रस्सी थी जिसमें आप उंगली डाल के घुमा रहे थे, ये जो रस्सी थी आपकी जिसमें आप उंगली डाल के घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे उंगली स्लिप होती हुई जा रही थी, तो इस रस्सी की लंबाई कितनी है 2a। तो यानी PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a। अब बेटा आपने क्या करा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया, तो PF1 कितना आ गया, रूट PF1 x माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्वायर यानी वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही बेटा इधर आओ आप, PF2 यानी x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्वायर, और बेटा बराबर आ गया आपके पास 2a। यहाँ तक की बात सभी को समझ आ रही है। अब हमने क्या किया, एक को इनमें से दूसरी साइड ले गए, यानी लेफ्ट से हटा के किधर ले गए हम इसको, राइट साइड। तो बेटा जब हम इसको राइट साइड, ध्यान से समझना भाई सभी बच्चे, टॉपिक कल करा के भी देख सकता हूँ तुम्हारे से। ये आया बेटा आपका रूट एक्स स्क्वायर, ये अभी खोलो ना फिर ज्यादा दिक्कत आएगी। इसको आप लिखेंगे एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a माइनस, और रूट में आया आपका ये वाला पार्ट जो का तो उतार दिया मैंने यहाँ तक। अब बेटा रूट हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग करने पर। तो जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जो आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा, लेकिन भाई ऐसे नहीं आएगा। अरे बेटा सबको समझ आ रहा है यहाँ तक, बोलो जल्दी। जी सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया। तो बेटा जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर से तो रूट हट गया, तो इधर से रूट हटने का मतलब ये आया एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्वायर। इधर का तो सबकी समझ आ गया। अब इधर आप देख रहे, इट इज ए, इट इज बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब ये आया 4a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब यहाँ जो मेरे याद है वो था एक्स प्लस सी, वो रूट हट जाएगा, यानी ये था इधर एक्स प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। भाई मेरा यहाँ से मिट चुका, थोड़ा बता देना अगर कहीं गलत हो गया तो, बच्चों ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे जो याद आ रहा है, और प्लस हो गया आपके पास वाई स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब ये ए था तो ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये बी था तो बी का स्क्वायर, यानी रूट हट गया। रूट हटने का मतलब एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लियर हो गया। अब आएगा माइनस 2ab, तो 2a, तो 2 और इंटू में 2a इंटू में b, तो b का मतलब रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्वायर। तो बेटा सही हो गया, कोई चीज छूटी तो नहीं, ध्यान दे रहे हो ना सभी बच्चे, कोई चीज छूटी तो नहीं। भाई ध्यान रखना, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है भाई, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है उस वजह से कह रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो, मुझे लगता है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल भी हो गया। अब आप एक काम करें बेटा, ये जो रूट वाला पार्ट है इसको आप इधर ले आए पूरे को, और इस वाले को इधर ले आए आप। तो जब आप इसको इधर लाएंगे रूट वाले पार्ट को, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4a
और रूट में आ गया आपके पास एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। या इसको खोल ही दें, चलो अच्छा जब जरूरत पड़ेगी तभी खोलेंगे। एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस आ गया वाई स्क्वायर और बराबर भाई, इसको तो आप इधर ले आए लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या क्या बचा हमारे पास, 4a² बचा हमारे पास और प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बचा। और एक ऊपर ये छूट गया था भाई, इसको ये भी तो छूट रहा हमारा, इसको आप इधर ले आए लेफ्ट साइड, तो माइनस ये आया एक्स माइनस सी और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम। थोड़ा सा कैलकुलेट करने का मतलब, इसको तो मिटो ही दें थोड़ा सा, इसकी तो पूरा बोर्ड मिल जाएगा ना हमें। तो ये आया आपके पास 4a और रूट में आ गया आपके पास इसको खोली तो यार, अब एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास 2cx और प्लस वाई स्क्वायर और रूट है भाई यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखो बेटा। राइट हैंड साइड के हिसाब से ये आया आपका 4a² और 4a² के बाद प्लस लगाया आपने। और प्लस लगा के अगर मैं इनको ब्रैकेट में रखता हूँ ऐसे, तो ब्रैकेट में रखने का मतलब a² माइनस b² यानी a प्लस बी एक बार जुड़ेगा, तो जुड़ने का मतलब c से c कैंसिल, तो ये आ गया 2x। देख लो जाए आप भाई, x प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी, सी से सी कैंसिल घटाएंगे तो इस बार x से x कैंसिल और गुणा में आ गया आपके पास 2c। अब बेटा यहाँ आप देख रहे पूरे में से 4 हट सकता है और a तो भी हटेगा नहीं पूरे में से। 4 पूरे में से हटाई दो, क्योंकि देखो यहाँ भी आपका 2 2 जा 4 है, यहाँ भी 2 2 जा 4 है, यहाँ भी 2 2 जा 4 है, पूरे में से 4 हटा दिया। ये समझ लो आप लोग 4 हट गया। और 4 हटने के बाद दोनों तरफ वर्ग करने का, जब आप वर्क करेंगे तो 4 तो हट चुका a² और रूट हट चुका, तो ब्रैकेट में आएगा x² प्लस c² प्लस 2cx प्लस y²। ओके यहाँ तक की बात। और इज इक्वल टू 4 तो पूरे में से हट चुका, यहाँ आ गया a² प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, a² प्लस एक्स सी और पूरे का आ गया आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सभी की समझ आ रही होगी। आर्टिकल काफी बड़ा हो गया, टेंशन ना लो, हमने थोड़ा सा ऊपर से बोर्ड साफ किया। बेटा इस आर्टिकल को तुम्हें करना है जाके एक बार घर। भाई देखो, जो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे उनकी पूरी गारंटी है कि दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। और जो भाई अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, भाई वो तो फिर खुद ही जाने क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे लग रहा है ये लाइन तो थी नहीं, हाँ ये लाइन नहीं थी। चलो तो बच्चों यहाँ आप देख रहे a² के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a² x² प्लस a² c² प्लस यहाँ आया आपके पास a² x² प्लस a² c² प्लस 2cx a², 2cx a² a² y² प्लस a² y² इज इक्वल टू, यहाँ आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, तो ये आ गया बेटा a की पावर 4 प्लस x² c² और प्लस आ गया आपके पास 2xc a², 2xc a²। तो यहाँ देखो बेटा 2xc a² से 2xc a² तो कैंसिल ही हो गया, और बाकी भी कुछ कट रहा क्या भाई, x² c² ना, बाकी नहीं कट रहा कुछ भी। तो बाकी को हम लिखते हैं भाई, बेटा सभी लोग कंसंट्रेट होके यही समझते रहे। तो बाकी को हम लिखेंगे यहाँ क्या क्या आ गया हमारे पास, a² x² प्लस a² c² प्लस a² y² और इज इक्वल टू आ गया आपके पास a की पावर 4 और प्लस आया x² c²। यहाँ तक की बात सबकी समझ आ गई होगी। अब बेटा एक काम करेंगे, ये जो a² x² है, x² c² है, इसको एक साइड यानी एक्स वाई जिनमें है उनको लेफ्ट तरफ, बाकी सब राइट तरफ। तो इसको आप ऐसे लिखोगे
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस आ गया एक्स, अरे यार इसको ढंग से लिखो, माइनस आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको आप इधर ले गए तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस आ गया आपके पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बराबर आ गया बेटा ए की पावर 4, और माइनस आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसको आप राइट साइड ले गए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो गया, और ये जो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर था इसको आप इधर ले आए। बेटा यहाँ देखो आप, इसमें से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर से आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले गए, और प्लस आ गया आपके पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, और बराबर आपका ये वाला पार्ट बचा। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बेटा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है क्या, ये तो पता लगे। तो आपने अभी अभी ए बी सी के बीच में रिलेशन पढ़ा था, ज्यादा देर नहीं हुई आपको, तो आपने क्या पढ़ा था भाई वहाँ, ए स्क्वायर बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर रखने पर, तो जहां भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा वहां आप क्या रखेंगे, बी स्क्वायर। तो बेटा जब आप वहां बी स्क्वायर रखोगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज उतार दिया हमने, और बराबर ये देखो यहाँ से इसमें से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, तो जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले रखा था तो अंदर कितना बचा था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बदले आपने रख दिया बी स्क्वायर। बेटा यहाँ तक की बात सबकी समझ आ रही होगी। उसके बाद हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों ओर भाग दिया तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बेटा बड़ी देर लगी थोड़ी सी, लेकिन क्या करें फिर, समझ में तो तुम्हारी आ ही गया होगा, 100% समझ में आएगा। लेकिन बेटा आप लोग रोज का काम रोज करें। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण। मैंने बाकी शीर्ष नाभि वगैरह सब कुछ तुम्हें पढ़ाया। अब इसके बाद मुझे लग रहा है एक चीज छूट गई होगी बस इसमें, तो वो है आपके पास, एक तो होगी इसकी उत्केंद्रता, एक होती है बेटा दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। देखो दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता है वो है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब तुम्हारे में से कुछ लोग पूछेंगे उत्केंद्रता क्या है, मैं इसकी परिभाषा तुम्हें लिखवाता हूँ। क्या है बेटा, दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता है ना सी अपॉन ए, तो सी क्या थी याद करो आप थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ बना दूं, सी थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी ये ए होगी, ये थी ए, और सी थी केवल नाभि तक की दूरी। तो बेटा दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता है, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि, भाई सी, सी का मतलब केंद्र से नाभि, तथा केंद्र से शीर्ष, ये क्या होता था यहाँ से शीर्ष, अगर छूट गया हो तो आप लिख लेना, ये जो ए डैश है ये क्या होता था आपका दीर्घाक्ष के शीर्ष भी होते थे, और यही आपके दीर्घवृत्त के शीर्ष भी कहलाते हैं। तो उत्केंद्रता इज इक्वल टू क्या, कि बेटा केंद्र से लेके नाभि की दूरी तथा केंद्र से लेके शीर्ष की दूरी का अनुपात होता है। तो उत्केंद्रता को ई द्वारा हम लिखते हैं, तो उत्केंद्रता ई बराबर आ गई आपके पास सी अपॉन ए। तो बेटा समीकरण मैंने तुम्हें बता दिया, एक टॉपिक रह गया बस, नाभिलंब जीवा। तो नाभिलंब जीवा का जो आर्टिकल है वो मैं कल कराऊंगा, अभी मैं काम दे देता हूँ थोड़ा सा, बस आप लोग याद कर लो नाभिलंब। हाँ बेटा बोलो। केंद्रता दोबारा बता दो। केंद्रता E इज इक्वल टू, मैंने जो लिखवाई अभी अभी वो क्या लिखवाई आपको, सी अपॉन ए।
देखो इसकी परिभाषा जो होगी वो इस तरीके से होगी, ये आपका दीर्घवृत्त है, ये आपका ओ है, ये ए है। ए क्या कहलाता था? दीर्घवृत्त का शीर्ष। बेटा एक बार इसको ना पूरे को आर्टिकल को घर बैठ के करोगे आज तसल्ली से। और ये क्या था बेटा? एफ। एफ क्या है आपके पास? नाभि। तो आप लोग याद करो, अगर तुम्हारे वैसे भी याद हुआ नहीं होगा, सी होती थी नाभि तक की दूरी, ए होती थी शीर्ष तक की दूरी। तो बेटा किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता उसके केंद्र से उसके केंद्र से नाभि की दूरी यानी सी तथा केंद्र से शीर्ष की दूरी यानी ए के अनुपात को कहते हैं। आप समझ में आया? बोलो बेटा, आप समझ में आया? आगे सर। ठीक है। तो दीर्घवृत्त एक एक बार ना सुनो, आप लोग इस आर्टिकल को पूरे को कॉपी में दोबारा करोगे घर बैठ के तसल्ली से। फिर नहीं होगा कल तो आप उसको दोबारा पूछें एक बार, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम्हें एक आध कराता हूँ, ज्यादा काम नहीं दूंगा। आज एक तो आर्टिकल करना है दोबारा इसका, और इसका एक अपोजिट आर्टिकल भी है। तो मुझे लग रहा है कि अपोजिट वाला तो आप लोग समझ ही लोगे अब इससे, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ अपोजिट वाला क्या है। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा था नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है, आर्टिकल में इसका कल कराऊंगा, वो होती है 2b² अपॉन a। नाभिलंब जीवा की लंबाई एल एल डैश इसको बोलते हैं। तो एक तो ये होगी बात। एक इसका अपोजिट आर्टिकल जो होगा वो बेटा ऐसे होगा। तो अक्ष क्या होगी इस बार? वाई अक्ष के अनुदिश। तो जब एक्स वाई के अनुदिश हुई तो बेटा नाभियां वाई अक्ष पे आएंगी इस बार। तो एक नाभि को आपने F1 बोला, एक नाभि को आपने F2 बोला, और केंद्र से नाभि तक की जो दूरी है वो C हुआ करती थी। तो इस बार नाभियों के जो निर्देशांक है 0C, और ये हो गया 0 - C। तो बेटा ऐसे आप लोग जो इसका अपोजिट आर्टिकल है इसको करने का प्रयास करेंगे, सब चीज ऐसे उल्टी होती चली जाएगी उसमें बस। और इसका जो इक्वेशन आएगा आपके पास, देखो आप आपसे पहले इक्वेशन क्या था? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। इस बार बेटा x² यहाँ आ जाएगा, y² यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इस बार जो इक्वेशन होगा y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और ध्यान दें, a हर कंडीशन में b से बड़ा होगा, ये ध्यान रखें भाई। क्योंकि ए जो होती है वो होती है, ये दीर्घाक्ष वाली जो लंबाई है ना, ये वाली, ये होती है आपकी 2a। और लघु अक्ष वाली जो लंबाई है ये होती है आपकी 2b। तो बेटा दीर्घाक्ष वाली जो लंबाई है वो बड़ी होती है हमेशा, इसीलिए ए जो होगा वो क्या होगा? तो अब आप क्या करेंगे? इस आर्टिकल को देखो, आज का जो काम है वो ये है कि इस आर्टिकल को आप लोग दोबारा करोगे अगेन एक बार, और इसका जो अपोजिट आर्टिकल है वो आप करने का प्रयास करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने आसान है, वो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आर्टिकल भी क्लियर होता है ना। देखो जैसे पहला क्वेश्चन इसने कहा, देखो जैसे पहला क्वेश्चन, यार ये क्या हो गया? देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपने कहा यहाँ से, क्या कहा बेटा पहले क्वेश्चन में इसने? x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये कहता है दीर्घवृत्त के नाभियों, शीर्षों, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, बहुत सारी बातें इसने पूछी। वेरी इजी। आप इसको ऐसे लिखें, x² अपॉन 36 को आप 6 का स्क्वायर लिखोगे, y² अपॉन 16 को आप 4 का स्क्वायर लिखोगे 1। और बेटा इसकी जो तुलना है वो कहाँ से करोगे आप? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। ध्यान दें, ए हमेशा बड़ा होता है बी से, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे सब लोग। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से, तो ए बराबर 6 और बी बराबर 4, और परवलय आपका किसके अनुदिश दिखाई दे रहा है? सॉरी, दीर्घवृत्त जो है किसके अनुदिश दिखाई दे रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश। तो अगर एक्स अक्ष के अनुदिश ये है तो कुछ इस अंदाज में होगा। और बेटा ए आ गया आपके पास, बी आ गया। अब आप निकालोगे यहाँ से पहले सी। तो सी, ये समझ में आ गया ना एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश है तो ए 6 है, बी 6 है,
तो अब मैं निकालूंगा यहाँ से ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो बेटा ए का जो मान था आपके पास वो 6 था, तो ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16 और प्लस सी स्क्वायर। तो 36 माइनस 16 यानी 20 बराबर सी स्क्वायर और रूट 20 बराबर सी। तो बेटा सी का जो मान आया 4 पंजे 20 यानी 2√5। अब इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लिख दो। पहला क्या पूछा उसने, दीर्घवृत्त में नाभिया। तो बेटा अगर वो आर्टिकल तुमने घर जाके कर लिया तो नाभिया क्या थी, F1 F2 बराबर प्लस माइनस C0। तो नाभि क्या होगी बेटा, प्लस माइनस 2√5 और आ गया 0। आंसर आ गया फटाक से। लेकिन कब, अगर आर्टिकल क्लियर है। अब दूसरा क्या पूछा इसने नाभियों के बाद, शीर्ष। तो बेटा शीर्ष कब बता पाओगे आप, जब बात क्लियर होगी। तो शीर्ष ए डैश बराबर होता था प्लस माइनस A0। तो बेटा प्लस माइनस A0 का मतलब ए आपने अभी पढ़ा, तो 6,0। आंसर कब, जब आर्टिकल क्लियर हो। शीर्ष के बाद दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई। तो बेटा दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2a। तो 2a का मतलब 12। लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2b। 2b का मतलब 4 दूनी 8, 4 थी ना शायद। चलो और बताओ क्या पूछा है इसने। उत्केंद्रता E बराबर C अपॉन ए। C अभी अभी आपने निकाला 2√5 अपॉन ए कितना था आपका 6। तो 2 तिया 6 √5 अपॉन 3। ये भी हो गया। और बताओ क्या पूछा है इसने। उत्केंद्र नाभिलंब जीवा। तो नाभिलंब जीवा कितना होता है बेटा, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b स्क्वायर का मान शायद 16 था अपॉन ए का मान शायद 6 था। तो बेटा कब होगा ये सब काम, जब आपका आर्टिकल क्लियर होगा। तो आज का जो होमवर्क रहेगा, मैं पूरी प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे होमवर्क की, कि आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आर्टिकल प्रूव करोगे अगेन। फिर आप इसका जो अपोजिट वाला आर्टिकल है बेटा वो करोगे। अपोजिट वाला आर्टिकल करने के बाद फिर आप करोगे इसके उदाहरण। उदाहरण कौन कौन से करोगे आप, उदाहरण करोगे आप बेटा 9वां 10वां, 9वां 10वां। उदाहरण जो आप करोगे इसके, वो करोगे 9वां 10वां। और एक्सरसाइज का जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया, आप 9 तक का केवल प्रयास करोगे बस। चाहे सारे गलत हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आर्टिकल अगर समझ में नहीं आएगा, कल मेरे से आप दोबारा पूछोगे। तो 9 तक के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके उनकी फोटो मुझे भेजोगे सारे के सारे। तो बेटा आज का जो काम है वो हम यहीं